हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर जिसका नाम है द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे कुछ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पैदा करता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ह्यूमंस अपने ही जैसे कुछ और young ones, एक काउ अपने ही जैसे कुछ young ones, सो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि एक लाइफ की कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन को अगर जरूरत क्या है, तो मान लो कि कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, से डॉग्स हैं जो टोटल इन नंबर है 100, ठीक है। तो ये जो 100 लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो 100 डॉग्स हैं, इनका एक सर्टेन लाइफ स्पैन है। मतलब कि ये एक सर्टेन लाइफ जिएंगे और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, उसके बाद ये मर जाएंगे। अगर इस लाइफ स्पैन में एक सर्टेन पीरियड आता है जो जिसे हम रिप्रोडक्टिव एज बुलाते हैं, अगर ये उस टाइम पर रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, अगर ये अपने ही जैसे कुछ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं बनाते हैं, तो क्या होगा, जब ये 100 डॉग्स मरेंगे तो ये जो पूरी की पूरी एक स्पीशीज है, मतलब अब जो डॉग्स हैं ना, वो इस अर्थ से खत्म हो जाएंगे। सो व्हाई इज रिप्रोडक्शन असेंशियल? सो इट इज असेंशियल फॉर द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ लाइफ। तो रिप्रोडक्शन को अगर हम बायोलॉजिकल टर्म्स में बोलें कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, तो व्हाट वुड बी द आंसर? सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स बाय सेक्सुअल और एसेक्सुअल मीन्स, सेक्सुअल या फिर एसेक्सुअल मीन्स से, विच कैन रिपीट द प्रोसेस इन देयर ओन टर्न, जो कि अपने टाइम पर और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बना सके, राइट। तो आई होप आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया है कि रिप्रोडक्शन है क्या। अब हम आगे चलते हैं जहां पर हम ये समझेंगे कि ये जो पैटर्न्स है ना रिप्रोडक्शन के, ये क्या है। जैसे हमने डेफिनेशन में क्या लिखा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स बाय सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो हमने क्या बताया, हमने बताया कि जो मेजर पैटर्न्स हैं रिप्रोडक्शन के ना, वो दो हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जहां पर एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व्ड है। क्या है? एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व्ड है, ठीक है। तो मतलब कि जब नए इंडिविजुअल्स बनेंगे तो वहां पर एक ही पेरेंट होगा, वही नए इंडिविजुअल्स बनाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। कितने पेरेंट्स हैं? 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, कि एक मेल पेरेंट है और एक फीमेल पेरेंट है, दोनों मिलकर अपने ही जैसा एक नया इंडिविजुअल बनाते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई इतनी? तो अब थोड़ा सा हम, वैसे तो इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू डील विद only humans, right? So human reproduction, which is a type of sexual reproduction, but let us know a little more about asexual reproduction. तो इतनी ये जो छोटी सी एक इंट्रोडक्शन थी चैप्टर की, आई होप आपको क्लियर हुई है। तो बढ़ें फिर आगे। तो चलो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो मैंने बोला एक ऐसा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व्ड है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, कुछ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं कंसिस्ट ऑफ एनी पोर्शन ऑफ द पेरेंट बॉडी। तो मतलब यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन हो रही है, वहां पर एक जो पेरेंट है ना, पेरेंट की बॉडी का कुछ पार्ट है जो रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं, तो एक इंडिविजुअल है, से ये क्या है? सो दिस इज अमीबा। तो आप सबने पहचान ही लिया होगा, एक इर्रेगुलर
शेप का एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी कोई एक डेफिनेट शेप नहीं होती है, दैट इज अमीबा, राइट। तो अगर आप इस अमीबा को देखो ना, तो अमीबा का जो बॉडी है ना वो कंप्लीट बॉडी है जो रिप्रोड्यूस कर रही है। मतलब कि ये एक अमीबा है, ठीक है। सो मान लो मैंने ये मान लिया कि ये एक अमीबा है, ठीक है। ये इसको मैंने एक बेबी अमीबा मान लिया अभी के लिए, ठीक है। अब ये जो बेबी अमीबा है ये क्या करेगा, ये अच्छे से खाना पीना खाएगा, एकदम मोटा ताजा तगड़ा हो जाएगा, ठीक है, मैच्योर हो जाएगा, और फिर ये क्या करेगा, ये अमीबा धीरे धीरे डिवाइड करना शुरू हो जाएगा। कैसे, पहले इसका न्यूक्लियस जो है इलोंगेट होगा और दूसरी तरफ इसका साइटोप्लाज्म भी इलोंगेट होना शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा, अब ये जो न्यूक्लियस है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मतलब पहले न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाएगा और फाइनली क्या हो जाएगा, हमारे पास एक अमीबा से 2 अमीबा आ जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पर एक पेरेंट की पूरी बॉडी रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। तो यहां पर क्या हुआ, एक अमीबा था, एक पेरेंट अमीबा था, वो ग्रो किया साइज में, फिर धीरे धीरे उसने अपने न्यूक्लियस को डिवाइड किया, फिर साइटोप्लाज्म को डिवाइड किया और उसने 2 नए इंडिविजुअल्स बना दिए, ठीक है। अब ये हर एक इंडिविजुअल फर्दर ग्रो करेगा, मैच्योर करेगा और फिर फर्दर वो डिवाइड कर जाएगा। तो ये तो वो सिनेरियो था जहां पर एक पूरा पेरेंट का बॉडी इन्वॉल्व था। दूसरे केस में हम देखते हैं एक ऐसा यहाँ पर भी एक और एग्जाम्पल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जहां पर फिर से क्या हो रहा है, बाइनरी फिजन हो रही है। सो बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जहां पर एक ऑर्गेनिज्म 2 में डिवाइड हो रहा है। तो ये है बैक्टीरिया का एग्जाम्पल। इवन इन अमीबा व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, सो इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड व्हाट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज बाइनरी फिजन। सो बेसिकली एक पेरेंट है, उसकी बॉडी 2 में डिवाइड हो जा रही है, ठीक है, 2 में स्प्लिट हो जा रही है। सो दैट इज बाइनरी फिजन। तो यहां भी हम देखेंगे तो ये क्या है, सो दिस इज अ बैक्टीरिया, ये पेरेंट बॉडी है, ये बीच में न्यूक्लियस हम देख रहे हैं, ठीक है। अब ये अब आप इसको देखोगे तो ये थोड़ा सा क्या हुआ, बड़ा हो गया ये पेरेंट बॉडी, ठीक है। इसका न्यूक्लियस जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे स्प्रेड आउट होने लग गया, वो डिवाइड होने लग गया। अब क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होने लग गया। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म में आपको ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शंस देखने, सेल वॉल जो है वो अंदर की तरफ को टर्न होना शुरू हो गई। एंड फाइनली एक अमीबा एक बैक्टीरिया जो था, अब उसने क्या बना दिए, 2 बैक्टीरिया। तो ये कौन सा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कंप्लीट बॉडी एक पेरेंट की इन्वॉल्व है और एक पेरेंट जो है वो क्या कर रहा है, खुद को ही डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बना दे रहा है। लेकिन हर एक इंडिविजुअल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जहां पेरेंट की बॉडी का कुछ पार्ट होता है, सिर्फ वो एक रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह एक्ट करता है। मतलब रिप्रोडक्शन जब होगी तो पूरा का पूरा पेरेंट की बॉडी इन्वॉल्व नहीं होगी, जैसे हमने अमीबा में या बैक्टीरिया में देखा। यहाँ पर क्या होगा, एक पोर्शन होगा बॉडी का जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा। जैसे कि ये क्या है, ये ईस्ट है। तो ईस्ट में क्या होगा कि एक छोटा सा पोर्शन है, वहां पर पहले तो ऐसे न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हो जाएगा और एक जो बड है ना, बड डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बड डेवलप होने के बाद आप देखोगे कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हुआ और फाइनली ये जो सेल वॉल थी ये क्या हुई, ये इनवेजिनेट हो गई और ये डिवाइड कर गई। तो एक सेल यहाँ रह गया और दूसरा सेल जो है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही फर्दर जो पेरेंट बॉडी है उसके ऊपर ऐसे ही हमें क्या देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे आउटग्रोथ, छोटे छोटे बड्स देखने को मिलेंगे। ये जो बड्स हैं ये इन फ्यूचर नए इंडिविजुअल्स ही बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरी की पूरी पेरेंट बॉडी इन्वॉल्व नहीं है, पेरेंट बॉडी का कुछ पोर्शन है जो रिप्रोडक्टिव यूनिट एक्ट कर रहा है। सो इन केस ऑफ ईस्ट व्हाट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैपेंस, बडिंग मतलब कि बड बन रहा है, एक आउटग्रोथ आ रही है और उससे एक नया इंडिविजुअल बन रहा है। क्लियर। अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज
हाइड्रा। तो हाइड्रा में भी हमें बडिंग ही देखने को मिलती है। तो ये क्या है? सो दिस इज आर PB मैंने लिखा, सो दैट इज द पेरेंट बॉडी। अब इस पेरेंट बॉडी में ना आपको ये आउटग्रोथ देखने को मिलेगी। एक छोटा सा ऐसा लगेगा, एक छोटा सा बेबी छुप के पीछे से देख रहा है, ठीक है। अब ये जो बेबी है ना, ये धीरे धीरे इसी पेरेंट की बॉडी पर ग्रो होता जाएगा, इसका साइज बढ़ता जाएगा। एंड डू यू नो व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स कॉल्ड? ये जो यहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, व्हाट आर दे कॉल्ड? पता है क्या आपको? किसी को पता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना कि हाँ मैम हमें पता था। सो दीज आर व्हाट? दीज आर द टेंटिकल्स, राइट। तो अब पहले तो ये जो बड था, ये छोटा सा बेबी था, धीरे धीरे ग्रो हो रहा था। अब फाइनली क्या हुआ, इसने भी ये टेंटिकल्स डेवलप करना शुरू कर दिए। तो अब पहले तो ऐसा लग रहा था कि शायद इसको कोई प्रॉब्लम हो गई है, इस पेरेंट बॉडी को ऐसे कुछ आउटग्रोथ सी निकल रही है। लेकिन अब जब टेंटिकल्स डेवलप हुए तो क्या समझ आया कि ये तो एक बेबी था जो इस पेरेंट बॉडी से प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे ये ग्रो होता जाएगा, और जब ये सफिशिएंटली ग्रो हो जाएगा ताकि वो एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल की तरह एक्ट कर सके, तो उस टाइम पर क्या होगा, ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा और फर्दर ये भी एक इंडिविजुअल की तरह ग्रो होना शुरू हो जाएगा। एंड इन फर्दर मतलब बाद में लाइफ में अगेन वी कैन सी द आउटग्रोथ फ्रॉम दिस बेबी ऑल्सो। जो पहले एक बेबी था उससे भी आउटग्रोथ दिखेगी एंड दे विल कीप ऑन रिप्रोड्यूसिंग। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, पूरा का पूरा जो पेरेंट की बॉडी है दैट इज नॉट डिवाइडिंग, ठीक है। पेरेंट की बॉडी का एक छोटा सा पार्ट है जो रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह एक्ट कर रहा है। मतलब रिप्रोडक्शन जो है वो किसी एक पार्ट से हो रही है, पूरे के पूरे पेरेंट बॉडी से नहीं हो रही है। क्लियर? तो समझ आ गया। हमने दो तरीके पढ़े हैं अभी, बाइनरी फिजन पढ़ा है और बडिंग पढ़ा है। तो बाइनरी फिजन जब पेरेंट बॉडी कंप्लीटली खुद को क्या कर लेती है, ग्रो करती है और कंप्लीटली खुद को डिवाइड कर लेती है दो ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स। सो दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन, जो हमने किस में देखा, हमने अमीबा में भी देखा और हमने बैक्टीरिया में भी देखा। दूसरी टाइप की जो हमने पढ़ी है दैट इज बडिंग, जहां पर पूरी की पूरी पेरेंट बॉडी इन्वॉल्व नहीं है, जहां पर एक पोर्शन है एक पेरेंट की बॉडी का जो इन्वॉल्व है और वहां से एक आउटग्रोथ, एक छोटा सा एक बड फॉर्म में डेवलपमेंट हो रही है और फाइनली उस बड से एक नया इंडिविजुअल बन जा रहा है। क्लियर? सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस दैट we talked about, right? अब एक और आता है that is the vegetative propagation। तो vegetative propagation ये भी एक तरह का asexual method ही है। यहाँ पर भी सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा। तो अभी तक जितने हमने पढ़े, बैक्टीरिया, अमीबा, हाइड्रा, ठीक है, तो इन सब में सिर्फ हमने एक पेरेंट देखा है, कहीं भी दो पेरेंट्स नहीं देखे। तो सेम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में है कि इट इज व्हाट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो बहुत सारे बच्चे कई बार इसको गलत लिख देते हैं। सो इट इज an asexual method of reproduction, ठीक है। So in which plants reproduce from stem, roots and leaves। तो मतलब कि कुछ vegetative parts हैं। कैसे parts हैं? So some vegetative parts they lead to the production of a new individual, ठीक है। जैसे आपने ये वाला प्लांट देखा होगा, जल्दी से बताओ किस किस के घर में ये प्लांट है और इसका क्या नाम है, जल्दी से, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है इसका नाम है स्नेक प्लांट, ठीक है। तो ये है स्नेक प्लांट। तो ये जो स्नेक प्लांट है ना, ये क्या करता है, तो ये जो स्नेक प्लांट है, इस स्नेक प्लांट की अगर आप एक कटिंग निकालो, मतलब बीच से ना ये लंबे लंबे से सिर्फ पत्ते ही होते हैं, तो इसको बीच से काट दो, फिर इसको पानी में डाल दो, तो पानी में यू विल सी दैट इट इज गोइंग टू डेवलप सम रूट्स। तो ये जो रूट्स डेवलप हो रही है ना, फर्दर जब आप इसको सॉइल में डालोगे तो ये एक प्लांट तरह ग्रो कर जाएगा। तो बेसिकली ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसी से आपने प्लांट बना दिया, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जहां पर किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से, लीफ से, रूट से, स्टेम से आप एक प्लांट बना रहे हो। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि बच्चों आपको एक नया पौधा उगाना है, तो मैक्सिमम बच्चे क्या सोचेंगे कि कौन सा सीड लाएं जो इजीली अवेलेबल है और उससे नया प्लांट बनाएं, ठीक है, मतलब एक नया प्लांट को ग्रो करें। बट it is possible that we can grow some of the plants without their seeds, राइट? तो वैसे ही ये वाला प्लांट भी बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, बहुत सारे घरों में होता है। मेरे घर में तो ये दोनों मेरे फेवरेट प्लांट्स हैं, ठीक है।
तो ये कौन सा प्लांट है, जल्दी से बताओ। सो दिस इज मनी प्लांट। तो मुझे बताना किस किस बच्चे को ये नाम पता थे और किस किस बच्चे के घर में ये प्लांट्स हैं। तो एक सबसे इजी सी एक चीज़ कि ये जो प्लांट्स है ना, ये जो दोनों प्लांट्स है ना, दे आर वेरी इजी टू कल्टिवेट, दे आर वेरी इजी। इनको अगर आप 4 दिन देखोगे भी नहीं ना, इवन देन दे विल कीप ऑन ग्रो, और ये बहुत इजीली आप इनको ग्रो कर सकते हो और इनको रख सकते हो घर में। दे डोंट नीड मच केयर, ठीक है। तो ये भी एक ऐसा प्लांट है जिसको अगर आप थोड़ा सा, मनी प्लांट को अगर आप छोटी सी एक स्टेम काटोगे और उसको पानी में डाल दोगे, सो देन यू विल सी अ लॉट ऑफ रूट्स दैट डेवलप, एंड फाइनली ये जो जिसमें रूट्स डेवलप हो गई हैं जिस स्टेम में, उसको जब आप मिट्टी में लगाओगे तो इट विल कीप ऑन ग्रोइंग फर्दर, वो फर्दर ग्रो करता रहेगा। क्लियर? तो इतनी बात समझ आई है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ इज द टाइम टू डिस्कस द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज आवर एक्चुअल टॉपिक फॉर टुडे, राइट? सो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस वेयर प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स टेक प्लेस, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर एक पेरेंट तो इन्वॉल्व है नहीं, यहाँ पर कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पर इन्वॉल्व हैं 2 पेरेंट्स, राइट? तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही पेरेंट्स एक एक गैमीट प्रोड्यूस करेंगे। कौन से गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे, तो कुछ सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन बींग्स, बिकॉज वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन द ह्यूमन बींग्स इस चैप्टर में, ठीक है। तो एक स्पर्म और एक एग। तो स्पर्म जो है इट इज द मेल सेक्स सेल एंड एग इज द फीमेल सेक्स सेल, ठीक है। सो इतनी बात हमें समझ आई है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द स्पर्म, ठीक है। तो ये एक बेसिक्स आइडिया होना चाहिए कि स्पर्म कैसा दिखाई देता है। अगर आपको सामने एक फोटो लगा दिए कि आइडेंटिफाई दिस डायग्राम एंड से लेबल इट्स पार्ट्स, तो पता तो होना चाहिए ना किस चीज़ का डायग्राम है, ठीक है। तो एक मेल गैमीट है जिसका नाम है स्पर्म, और दूसरा है फीमेल गैमीट जिसे हम बुलाते हैं एग, ठीक है। तो ये जो दोनों गैमीट्स हैं ये क्या करेंगे, ये आपस में फ्यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रही है फर्टिलाइजेशन, जहाँ पर एग जो स्पर्म है वो एग की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। एंड फाइनली व्हाट विल हैपन, एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैपन्स इन ह्यूमंस, ठीक है। तो अब इतना हमें एक बेसिक्स आइडिया हो गया है, तो अब हम इन डिटेल आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है एक डिफरेंस सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि हमने पढ़ा, क्या आपने यहाँ पर जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, क्या आपने गैमीट्स के बारे में सुना? तो मैंने तो ना बोला है ना आपने सुना होगा, ठीक है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में गैमीट्स की फॉर्मेशन नहीं होती है, राइट? लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या होता है, गैमीट्स की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो कौन कौन से गैमीट हैं? सो द मेल गैमीट इज द स्पर्म एंड द फीमेल गैमीट इज द एग। क्लियर? द नेक्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था, सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व था, कोई गैमीट्स भी नहीं बन रहे थे। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे थे ना वो एक ही पेरेंट से आ रहे थे। तो यहाँ पर किसी भी तरह की जेनेटिक मटेरियल की मिक्सिंग नहीं हो रही थी। वहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में हम मिक्सिंग देख पा रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, 2 गैमीट्स आ रहे हैं, आपस में फ्यूज कर रहे हैं और फिर एक नया इंडिविजुअल बन रहा है, राइट? तो हो क्या रहा है कि दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपस में मिलके कुछ नया बना रहे हैं। तो यहाँ पर मिक्सिंग हो रही है जेनेटिक मटेरियल की, ठीक है। गुड। द नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड आर मोर इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे तो यू जस्ट थिंक अबाउट ईस्ट। तो ईस्ट में हमने देखा था कि एक पेरेंट बॉडी पे बहुत सारे बर्ड्स थे, राइट? तो हो क्या रहा है कि एक ही इंडिविजुअल बहुत सारे ऑफस्प्रिंग बना रहा है, राइट? लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में ये जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग हैं ये कम होते हैं, जनरली एक होता है। अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, रेयर केसेस में, रेयर क्या फिर भी मोर केसेस में हमें 2 भी देखने को मिलते हैं, और बहुत ही रेयरली हमें 3 या 4 देखने को मिलते हैं,
राइट। द नेक्स्ट इज, यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व है, सेक्सुअल के केस में 2 इन्वॉल्व हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर हम पेस, एक प्रोसेस की जो स्पीड है उसको कंपेयर करें with the sexual reproduction, so we will find out that asexual reproduction एक fast process है और sexual reproduction कैसा है, एक slow process है। क्लियर? तो जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, क्या आपको एक बेसिक आइडिया लग गया कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? क्योंकि इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज मोर अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना। चलो ग्रेट, लेट्स मूव ऑन। ओके, सो नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? ठीक है, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि एक मेल को और एक फीमेल को ना अलग करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये एक पिक्चर है जहां पर एक लायन है और एक लायनस है। क्या आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा लायन है, कौन सी लायनस है? सो बहुत क्लियर डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, अब बहुत आराम से अगर जंगल में कभी गए हो, जंगल सफारी अगर गए हो और एक लायन दिख जाए, एक लायनस दिख जाए, तो आप इजीली फर्क कर पाओगे ना कि ये लायन है और ये लायनस है। क्लियर? वैसे ही ये, तो इसमें भी पीकॉक और पी हेन में क्या आप डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो? बहुत क्लियरली कर सकते हो। ठीक है, सो जिसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर वो मोर के पंख होते हैं, सो दैट इज द पीकॉक एंड विच इज एक्चुअली मेल एंड द अनदर वन इज द पी हेन। क्लियर? तो ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो मेल्स को और फीमेल्स को एक दूसरे से अलग बनाते हैं, वो भी विजिबली। तो विजिबली कुछ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स जैसे एनिमल्स में, बर्ड्स में देखे गए हैं, वैसे ही ह्यूमंस के केस में देखे गए हैं। क्लियर? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन केस ऑफ ह्यूमंस, तो ह्यूमंस के केस में जो हम आउटवर्ड या एक्सटर्नल विजिबल डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स देखते हैं वो क्या हैं? तो जैसे देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर ऑन द बॉडी एंड फेस। तो इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमंस, तो मेल्स में आपको ज्यादा बॉडी हेयर और फेस पे हेयर देखने को मिलेंगे, फीमेल्स में कम मिलेंगे। दूसरा, ब्रेस्ट्स इन फीमेल्स, सो ब्रेस्ट में जो फीमेल है वो ज्यादा डेवलप्ड होती है एज कंपेयर टू मेल्स। मस्कुलैरिटी, ठीक है, मसल्स, देन स्केलेटल स्ट्रक्चर, साइकी एंड बिहेवियर, देन डीपर वॉइस इन मेल्स। तो हर चीज, अगर आपको फोन आता है, ठीक है, तो जैसे आप फोन उठाओगे ना, सो से दैट इज एक अननोन नंबर से आपको कॉल आया है, तो जैसे आप फोन उठाओगे तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि एक मेल बात कर रहा है या एक फीमेल बात कर रही है, क्योंकि दोनों की जो आवाज है वो भी अलग होती है। राइट? तो ये कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखे गए हैं इन केस ऑफ ह्यूमंस। अब हम आते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। सो नाउ वी आर इनटू द रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, वेयर फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ऑर्गन्स। तो एक होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, ये वो पार्ट्स होते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं रिप्रोडक्शन में। तो यहाँ पर होते हैं गोनाड्स, right? So gonads are the primary reproductive parts which are directly involved in reproduction. So in case of males they are testes, and in case of females they are ovaries. So this is somewhat how a male reproductive system looks like, and this is how a female reproductive system looks like. ठीक है, so male reproductive system and the female reproductive system. Clear? So the primary reproductive parts are the gonads, and name them, so testes and ovaries. ठीक है, so testes में this part, so these are the testes and these are the ovaries. So ये वही parts हैं जहां पर actually gamete बन रहा है। क्लियर? तो अब हम आते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे। तो कुछ ऐसे पार्ट जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, मतलब जो गैमीट नहीं बना रहे हैं, बट वो क्या कर रहे हैं, वो इन्हीं इस गैमीट की प्रोडक्शन को इन सेल्स को ट्रांसफर करने में या फिर उन दोनों को मीट कराने में उनकी हेल्प कर रहे हैं। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स, डक्ट्स और ग्लैंड्स विच हेल्प इन द ट्रांसफर एंड द मीटिंग ऑफ टू काइंड्स ऑफ सेक्स सेल्स। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेंगे क्या, द मेल गैमीट। कौन सा है मेल गैमीट? दैट इज द स्पर्म। तो स्पर्म्स की प्रोडक्शन कहां पर होगी, यहां पर। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, टेस्टिस। राइट, नाउ द फीमेल गैमीट विल बी प्रोड्यूस्ड हेयर। ठीक है, सो बोथ ऑफ देम आर इन पेयर। ओके, सो व्हाट आर दे,
दे आर द ओवरीज, और यहाँ पर कौन सा गैमीट बनेगा, यहाँ पर एग बनेगा। अब यहाँ से इस मेल गैमीट को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पहुंचाना, ठीक है, उनको मीट कराना, ये जो सारा काम करते हैं, सो दे आर द सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। क्लियर? तो इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स भी होते हैं, डक्ट्स भी होते हैं, दैट वी विल टॉक अबाउट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये वही पार्ट्स हैं जहां पर फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। सो द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टिल द बेबीज बर्थ। अब फर्टिलाइजेशन हुई, अब बेबी ग्रो होना शुरू हुआ, जब तक एक बच्चा पैदा नहीं हो जाता है तब तक सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ही सपोर्ट करते हैं। क्लियर? तो चलो डिटेल में पढ़ेंगे एक एक पार्ट को। सो वी विल स्टार्ट विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम यहाँ पर जस्ट ये बात करेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन पार्ट्स क्या होते हैं। मान लो अगर आपको लेबल करने को आ जाए तो आप क्या करोगे, पता तो होना चाहिए ना कौन से पार्ट्स को लेबल करना है। तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आते हैं द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जिसमें ये क्या है, सो दीज आर द टेस्टीज, ठीक है। ये कौन से पार्ट्स हैं, सो दीज आर द टेस्टीज विच अकर इन पेयर, ठीक है। तो ये पेयर में होते हैं। दूसरा, ये वाली एक डक्ट ये है, और सेम ही डक्ट ये भी है। सो व्हाट आर दे कॉल्ड एज, दे आर कॉल्ड एज स्पर्म डक्ट। मतलब ये वही डक्ट हैं जो टेस्टी से स्पर्म को आगे फर्दर मूव करने में हेल्प करती हैं। एक डक्ट है जो उसका पैसेज है, ठीक है। सो इसको एक और नाम दिया गया है, दैट इज वास डिफरेंसर। तो इतना क्लियर हुआ। तो इस डक्ट तक सब कुछ क्लियर हो गया। अब उसके बाद आते हैं कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स, कुछ ऐसी ग्लैंड्स जो कुछ सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं और मेल गैमीट की हेल्प करते हैं आगे मूव करने में। क्लियर? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये विंग सी शेप का कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। अगेन दे आर इन पेयर्स, तो दो हैं ये भी। सो इन्हें हम बुलाते हैं, ये है पहला एक्सेसरी ग्लैंड, जिन्हें हम बुलाते हैं सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। तो ये होगा पहला एक्सेसरी ग्लैंड। तो जो एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं वो 3 हैं। अब उसके बाद आता है ये, तो नीचे ये एक और आप बटरफ्लाई शेप्ड एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ऐसे विंग जैसा ही है वो भी। सो दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड, राइट। तो दो समझ आ गए। सबसे ऊपर कौन सा है, सेमाइनल वेसिकल, देन प्रोस्टेट ग्लैंड, और उसके बाद नीचे ये बल्ब जैसे स्ट्रक्चर्स देख रहे हो आप, ठीक है। तो जैसा इनका शेप है बल्ब जैसा, वैसा ही इनका नाम है, दैट इज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। कैसा ग्लैंड, द बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। क्लियर? इतना समझ आया। अब इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर जो स्टार्ट हो रहा है, सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रक्चर, वी विल बी लेबलिंग दिस स्ट्रक्चर, एंड दिस इज कॉल्ड एज पेनिस, राइट। नाउ यहाँ पर अगर आप बीच में देखोगे ना, तो एक ऐसी ना पाइप जैसी है, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, विच इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा। क्लियर? तो हमने लेबल कर लिए। तो हमने 5 चीजें लेबल करनी है बेसिकली। सबसे पहले हमने किसको, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हमने मार्क करना है, दैट इज द टेस्टीज। फिर टेस्टीज से कनेक्टेड है स्पर्म डक्ट, दैट इज दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द वास डिफरेंसर। उसके बाद आते हैं 3 तरह के एक्सेसरी ग्लैंड्स। सबसे पहले क्या है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड देन द बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो आपने एक बैंक का नाम सुना था जिसका अब नाम SBI हो गया है, तो पहले उसका नाम हुआ करता था SBP, दैट इज द स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। तो उन्होंने नाम बदल दिया SBI, और हम इसका नाम बदल देंगे SPB, दैट फर्स्ट विल बी द सेमाइनल वेसिकल, इन ऑर्डर वी विल रिमेंबर, ठीक है। देन प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, राइट। उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द पेनिस, एंड द नेक्स्ट बीच में जो एक पैसेज है, एक ट्रैक है, दैट इज कॉल्ड एज द यूरेथ्रा। तो ये समझ आ गया, इतना सबको क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट है तो आप अपने क्वेश्चन आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो बढ़े फिर आगे, जहां पर हम हर एक पार्ट को डिस्कस करेंगे।
क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. So let us first talk about the primary reproductive organ, that is the testes. So testes को commonly हम क्या बुलाते हैं? Testicles भी बुलाते हैं. Clear? तो first of all what I will do is I will change the color of the pen so that कुछ चीजें जो मैं मार्क कर रही हूँ वो आपको रेड से यहाँ पर नहीं दिखाई देंगी क्योंकि स्ट्रक्चर भी उस सेम कलर में है. सो दे आर ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड एज द टेस्टिकल्स. कहाँ पर होती हैं, कहाँ पर देखते हैं हम इनको? सो दे आर द ओवल ऑर्गन्स. एक ओवल शेप, तो आप इसकी शेप देखो. सो दिस इज एन ओवल शेप्ड ऑर्गन विच आर कंटेन्ड इन अ थिन वॉल्ड सैक. तो ये एक थिन वॉल्ड, एक ऐसा सैक है. सो दिस इज बेसिकली अ सैक. ठीक है, ये सैक है जो कि थिन वॉल का, एक पतली सी वॉल का बना हुआ है. सो दिस सैक इज कॉल्ड एज स्क्रोटम और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्क्रोटल सैक. क्लियर? तो समझ आ गया, थिन वॉल्ड सैक है जो कि स्किन का बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्क्रोटल सैक. क्लियर? तो लोकेशन समझ आ गई. एम्ब्रायोनिक स्टेज में टेस्टीज आर कंटेन्ड इनसाइड द एब्डोमेन. मतलब दिस इज द एब्डोमेन रीजन, राइट? तो यहाँ पर एब्डोमेन के अंदर टेस्टीज होती हैं जब तक एक बेबी अपनी मदर के वूम में होता है या यूट्रस में होता है. लेकिन जैसे ही एक बेबी बॉर्न होता है वैसे ही टेस्टीज दे डिसेंड इनटू दिस सैक विच इज कॉल्ड एज द स्क्रोटल सैक. तो स्क्रोटल सैक में आने के बाद ही टेस्टीज आर एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स. क्यों? क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस है. एक नॉर्मल ह्यूमन का टेम्परेचर क्या है? ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस. लेकिन when they are present in the scrotal sac, so this scrotal sac has a temperature of 34 to 35 degrees Celsius, which is roughly 2 to 3 degree lower than the body temperature. So this temperature allows the production of sperms. Clear? तो अब जैसे ही एक बेबी बॉर्न होता है, so these testes they descend into the scrotal sac. बट कई बार ये देखा गया है, एक abnormality देखी गई है जहां पर testes descend नहीं होती हैं into the scrotal sac, तो इसे बुलाया जाता है sterility. So sterility in males, right? So it is the condition when the testes do not descend into the scrotal सैक, राइट? सो आई होप ये जो पूरी कंडीशन है ये आपको समझ आई होगी. तो जब ये स्टर्लिटी होगी तो क्या होगा? नो प्रोडक्शन ऑफ द मेल गैमीट, दैट इज द स्पर्म. क्लियर? तो ये समझ आ गया. चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट. अब यहाँ पर टेम्परेचर रेगुलेशन एक मेजर फैक्टर है. अब जब अगर हम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो जल्दी से बताओ कितना होता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर? सो इट इज अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस. तो एब्डोमेन तक जो टेम्परेचर है ना, सो दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस. लेकिन स्पर्म्स की प्रोडक्शन के लिए ये जो टेम्परेचर है ना, ये थोड़ा कम चाहिए होता है. 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर लोअर चाहिए होता है टू द बॉडी टेम्परेचर. तो मतलब अगर 37 है तो जो यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर चाहिए है, सो दैट is 34 to 35 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, इतना चाहिए. तो स्क्रोटल सैक का डिसेंड होने का, एब्डोमेन से नीचे की तरफ डिसेंड होने का रीजन ही यही है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है ये बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम होता है. सो दिस लोअर टेम्परेचर विल लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ द मेल गैमेट, दैट इज द स्पर्म. क्लियर? सो इट इज रेगुलेटेड थ्रू द स्क्रोटल वॉल्स. अब टेम्परेचर रेगुलेशन ये जो स्क्रोटम है इसकी वॉल से ही होती है. जब डिसेंड हो जाता है, टेस्टिस जब डिसेंड हो जाती है स्क्रोटल वॉल में, तो वो बॉडी टेम्परेचर से अपने टेम्परेचर को 2 से 3 डिग्री कम रखती हैं, विच फेवर्स द प्रोडक्शन ऑफ द मेल गैमेट. ठीक है, तो इतनी बात समझ आई है.
आगे देखते हैं। आगे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टीज, ठीक है। सो टेस्टीज का स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो स्टेप बाय स्टेप वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट अस नाउ लेबल द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टीज। तो टेस्टीज को अगर आप देखोगे, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टीज, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं इसके बाहर एक वॉल ड्रॉ कर देती हूँ ना, सो दैट विल बी द स्क्रोटल सैक, ठीक है। सो वी आर शोइंग ओनली द टेस्टीज, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले इनर मोस्ट पार्ट से हम इसकी डिस्कशन शुरू करेंगे, इसको लेबल करना शुरू करेंगे। तो आप देख रहे हो ये कुछ मैगी नूडल टाइप आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। ये बहुत सारे मैगी नूडल्स टाइप स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या है, ये ट्यूब्यूल्स है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, इन्हें बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बुलाते हैं हम इनको? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जहां पर सेमिनी, सो वर्ड सेमिनी मीन्स स्पर्म और फेरस मीन्स बियरिंग। तो ये कुछ ऐसे ट्यूब्यूल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, जो स्पर्म को कैरी कर रहे हैं, विच आर बेयरिंग द स्पर्म्स, राइट। तो बेसिकली यही वो जगह है। अब मैं आपको पूछूं कि वेयर इज द मेल गैमीट प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमंस, तो आप बोलोगे मैम टेस्टीज, ठीक है। मैं बोलूं कि वेयर इन टेस्टीज, तो आप क्या आंसर दोगे? तो आप बोलोगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वही जगह है जहां पर स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। तो ये जो स्पर्म की प्रोडक्शन है, इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल दिस प्रोसेस एज स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बुलाते हैं हम इसको? सो दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस होती कहाँ है? सो इट हैपन्स इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो कि ये मैगी नूडल टाइप आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। क्लियर? तो इतना समझ आ गया। अब अगर आप इन स्ट्रक्चर्स के आगे देखो ना, तो आपको ऐसे स्ट्रेट से ऐसे ट्यूब्स देखने को मिल रही हैं। तो जैसा इनका स्ट्रक्चर है वैसा ही इनका नाम है। सो दे आर द स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स। क्लियर? अब फर्दर ये स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स किसको ज्वाइन कर रही हैं? ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स देख रहे हो, बहुत सारे एक ऐसे नेट जैसा स्ट्रक्चर बनाया है। सो दीज आर कॉल्ड एज रेटे टेस्टीज, राइट। सो पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, फिर स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स आई, फिर कौन सी आई? फिर आई रेटे टेस्टीज, राइट। अब रेटे टेस्टीज के बाद अगर आप देखो, फिर से यहाँ पर कुछ ऐसे डक्ट ट्यूब जैसे और स्ट्रक्चर्स हैं। सो नाउ दीज स्ट्रक्चर्स विच आर आफ्टर द रेटे टेस्टीज, सो दे आर कॉल्ड एज इफरेंट डक्ट्स। इफरेंट डक्ट्यूल्स लिखा है, या इफरेंट डक्ट्स भी आप लिख सकते हो। सो दैट इज फाइन, ठीक है। उसके बाद आगे अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो, तो फिर से अब हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी मैगी टाइप एक स्ट्रक्चर आ गया है। सो नाउ आफ्टर इफरेंट डक्ट्स, सो देयर इज एपिडिडाइमिस। तो अगर हम कभी भी आपको ये बोला जाए कि आप एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रॉ करो, तो जब आप टेस्टीज ड्रॉ करोगे ना, तो आप पहले एक ओवल शेप स्ट्रक्चर बनाओगे और उसके ऊपर ना कुछ ऐसी कैप सी ड्रॉ करते हो। तो बेसिकली ये जो कैप है ना, सो दिस इज एपिडिडाइमिस। तो जैसा कि इसका नाम है, जैसे कि इसकी शेप है, सो दिस इज द टॉप मोस्ट पार्ट विल बी द हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, देन द बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस एंड फाइनली द टेल ऑफ एपिडिडाइमिस, ठीक है। सो बात समझ आ गई? बस यही है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। अब ये जो टेल है ना, टेल के बाद एक डक्ट शुरू होती है विच इज कॉल्ड एज द वास डिफरेंसर। ओके, समझ आई बात? और यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो इट इज कंटेन्ड इन अ कैप्सूल, ठीक है, दैट इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। इतना अभी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। तो बस स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्ट करना है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, जो क्या है, जो वो स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पर स्पर्म्स बनते हैं, जहाँ पर स्पर्म्स होते हैं। तो इट इज अ साइट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स की प्रोडक्शन का। देन आफ्टर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कम्स द स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स, ठीक है। स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स के बाद ये नेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जो कि बनाते हैं रेटे टेस्टीज। रेटे टेस्टीज के बाद आती हैं इफरेंट डक्ट्स, और इफरेंट डक्ट्स के बाद एक कैप लाइक स्ट्रक्चर आता है टेस्टीज के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज, व्हाट इज दिस कैप शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड? दैट इज एपिडिडाइमिस, ठीक है। सो हेड, बॉडी एंड टेल। सो इफ यू जस्ट मार्क इट एज द एपिडिडाइमिस, दैट इज ऑल्सो फाइन,
राइट और एपिडिडाइमिस के बाद जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आगे को मूव करता है, आगे को देखने को मिलता है, दैट इज द स्पर्म डक्ट और द वास्ट डिफरेंस। तो याद है जब हम लेबल कर रहे थे तो हमने इसको एज स्पर्म डक्ट लेबल किया था, राइट तो आई होप इतना समझ आ गया। तो बढ़े आगे, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपको समझ आ गया ना। सो इट इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। द नेक्स्ट दैट कम्स इज द इंटरस्टिशियल सेल्स। अब क्या होता है ना कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमें ऐसे देखने को तो मिल रहे हैं, ठीक है, एक ये है, फिर एक मैगी नूडल टाइप स्ट्रक्चर ये है, लेकिन इसके बीच में भी ना कुछ तो पैकिंग टिश्यूज होते हैं जो इनको पैक करते हैं, ठीक है। ये जो कॉइलिंग है ना, इन कॉइल्स के बीच में कुछ पैकिंग टिश्यूज होते हैं। दीज पैकिंग टिश्यूज आर कॉल्ड एज द इंटरस्टिशियल सेल्स। और इन इंटरस्टिशियल सेल्स को हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल देम एज लेडिक सेल्स। क्लियर? सो इंटरस्टिशियल, तो इंटरस्टिशियल का मतलब ही है कि कुछ फिलिंग है इन बिटवीन, ठीक है। सो द वर्ड इंटरस्टिशियल मीन्स फिलिंग इन बिटवीन। तो ये जो फिलिंग है ये है कहां? सो दिस फिलिंग इज बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्लियर? अब लेडिक सेल्स जो हैं इनका क्या काम है? अब हमने इंटरस्टिशियल सेल्स पढ़ लिया कि इंटरस्टिशियल सेल्स को लेडिक सेल्स भी बोलते हैं। तो इनका काम क्या है? जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, किसका? स्पर्म्स के प्रोडक्शन का, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस का। तो मतलब कि वहां पर मेल गैमीट बन रहा है। तो जब गैमीट बन रहा है तो एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर, दैट इज द हार्मोन। सो वी नो हाउ इंपॉर्टेंट आर हार्मोन्स इन आवर बॉडी। मतलब हार्मोन के इम्बैलेंस है ना, सब कुछ इम्बैलेंस हो जाता है हमारी बॉडी में। तो यहाँ पर एक सेल्स हैं इंटरस्टिशियल सेल्स जो कि बेसिकली पैक कर रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को, जिनको हम लेडिक सेल्स भी बुला रहे हैं। वो एक इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, द मेल हार्मोन विच इज द टेस्टोस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन है? सो इट इज द टेस्टोस्टेरॉन। क्लियर? तो इतनी बात समझ आ गई। तो स्पर्म की प्रोडक्शन कहां पर हो रही है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। और जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन वो कहां बन रहा है? इंटरस्टिशियल सेल्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज द लेडिक सेल्स। क्लियर? तो आगे बढ़े। अब आगे अगर हम देखते हैं तो यहां पर जो हो रहा है ना उसकी बात हम अच्छे से कर चुके हैं। नाउ वी विल बी फोकसिंग ऑन दिस पार्ट, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहां पर स्पर्म्स बनेंगे तो उनको रास्ता तो चाहिए ना यहां तक आगे तक मूव करने का। तो वो क्या करेंगे? दे विल ट्रैवल अपवर्ड इनटू द एब्डोमेन पासिंग थ्रू द इंग्विनल कैनाल, राइट। तो ये बेसिकली एक ऐसी डक्ट है जिससे स्पर्म्स पास होते हैं, फर्दर टेस्टिस में बनने के बाद फर्दर ऊपर एब्डोमेन की तरफ पास होते हैं। देन द स्पर्म डक्ट्स लूप ओवर द यूरेटर्स। तो अब आप देखोगे ना, सो दिस स्ट्रक्चर ये आप देख रहे हो, सो दिस इज व्हाट? दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ पर जो स्पर्म डक्ट्स हैं ये लूप होती हैं यूरेटर के ऊपर के साइड्स पर। बेसिकली दे कम टुगेदर एंड जॉइन द मीडियन डक्ट और द यूरेथ्रा एट द बैक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये ऊपर की तरफ जाएंगी और यूरिनरी ब्लैडर के पीछे दोनों जो डक्ट्स हैं वो एक दूसरे से क्या करेंगी? मिल जाएंगी, ज्वाइन कर जाएंगी। अब क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि टेस्टीज पेयर्स में होती है, कि दो पेयर ऑफ टेस्टीज होते हैं। अगर दो पेयर ऑफ टेस्टीज हैं तो उनसे कनेक्टेड स्पर्म डक्ट्स भी तो दो ही होंगी, राइट। तो उन दोनों को कहीं तो मिलना पड़ेगा। तो वो कहाँ पर मिलती हैं? वो यूरिनरी ब्लैडर के पीछे मिलती हैं, ठीक है। वो मीडियन डक्ट को ज्वाइन करती हैं बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, एट द बैक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर? बात समझ आई? एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है, दैट इज एपिडिडाइमिस, ठीक है। सो एपिडिडाइमिस कौन सा स्ट्रक्चर है ये? तो ये है अगर टेस्टिस, तो इसके ऊपर ये जो कैप शेप्ड स्ट्रक्चर है, जो ये वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, सो दिस इज एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जो होता है इट इज वेरी लॉन्ग, इट इज अ सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर, एक सिंगल ट्यूब है विच इज सुपर कॉइल्ड, इट इज ऑलमोस्ट 6 मीटर्स लॉन्ग। तो ये जो पूरी की पूरी ट्यूब है ना, ये ट्यूब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब स्पर्म्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। सो आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स फॉर टेम्परेरी पीरियड दे स्टोर स्पर्म, ठीक है। स्पर्म्स यहाँ पर स्टोर होते हैं और फिर ये यहाँ पर मेच्योर होते हैं एंड दे गेन दैट कैपेबिलिटी टू मूव,
right? So epididymis plays a very major role in maturation of sperms. clear? तो उसके बाद एक कंडीशन जो आपने शायद इसका नाम सुना होगा, दैट इज हर्निया, विच डेवलप्स इन केस ऑफ मेल्स. तो यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन होती है जब इंटेस्टाइन जो है ना वो एब्डोमेन पे प्रेशर डालती है और वो इंटेस्टाइन बल्ज हो जाती है, निकल आती है इनटू द स्क्रोटल सैक. क्लियर? सो इट इज अ कंडीशन वेयर द प्रेशर इज फेल्ट इन द एब्डोमेन एंड इंटेस्टाइन बल्जेस इनटू द स्क्रोटम थ्रू द इंग्विनल कैनाल. तो अगर आप इसको देखो तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है. तो यहाँ पर ये क्या है, दिस इज इंटेस्टाइन, और ये वाला जो एरिया है ना दिस इज एब्डोमेन वाला, और ये जो आगे आप एरिया देख रहे हो दिस इज द स्क्रोटल सैक. अब क्या होगा, ये एक नॉर्मल कंडीशन है, इंटेस्टाइन ऊपर है, नीचे स्क्रोटल सैक है, लेकिन कुछ कंडीशंस में यहाँ पर इंटेस्टाइन जो है वो प्रेशर डालना शुरू कर देती है और इंटेस्टाइन एंटर हो जाती है इनटू द स्क्रोटल सैक. सो दिस इज कॉल्ड एज इंग्विनल हर्निया इन स्क्रोटम. क्लियर? वैसे ही अगर आप यहाँ पर देखो तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पर इंटेस्टाइन जो है वो कहाँ पर आ रही है, इंग्विनल कैनाल में एंटर हो चुकी है, और अब ये कहाँ की तरफ बढ़ रही है, ये बढ़ रही है इनटू द स्क्रोटल सैक. तो इसमें कुछ कंडीशंस देखने को मिलती है जिससे स्क्रोटल सैक जो है वो स्वेल हो जाता है, कुछ ग्रोन सा देखने को मिलता है स्क्रोटल सैक में. सो दिस इज अ कंडीशन विच हैपन्स इन केस ऑफ मेल्स. क्लियर? नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एक्सेसरी ग्लैंड्स. तो कितने एक्सेसरी ग्लैंड्स पढ़े हैं हमने? 3 पढ़े हैं, और कैसे पढ़े हैं, पेयर्स में पढ़े हैं, राइट? तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द टॉप मोस्ट. ठीक है, तो मैंने एक ट्रिक बताया था, एक बैंक हुआ करता था SBP, जिनका स्टेट बैंक वालों ने नाम बदल के बना दिया SBI. तो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला से हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन हम इसका नाम थोड़ा सा और बदल देंगे, दैट इज SPB कर देंगे. सो ये सीक्वेंस है हमारे एक्सेसरी ग्लैंड्स का. तो सबसे पहले आपको ये यहाँ पर विंग लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं. सो दिस इज द फर्स्ट एक्सेसरी ग्लैंड विच अकर्स इन पेयर, दैट is the seminal vesicle. क्लियर? उसके बाद नीचे अगर आप आओगे तो फिर से ये कुछ बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन आपको देखने को मिल रहे हैं, स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है. सो दिस विल बी P, दैट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड. राइट? नाउ द थर्ड वन, उसके थोड़ा सा नीचे अगर आप आओगे तो आपको ये बल्ब शेप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं. तो जैसा इसका नाम है, जैसा इसका शेप है वैसा ही इसका नाम है. सो दिस इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. कैसा ग्लैंड? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. तो ये है हमारे 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स. सो तीनों को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे. सबसे पहले सेमाइनल वेसिकल. तो ये एक पेयर ऑफ लोब्यूलेटेड ग्लैंड्स हैं, मतलब एक ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनके पास लोब्स है. सो दे आर लोकेटेड बिटवीन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम. तो हमने क्या पढ़ा था, एक चीज रिकॉल करते हैं सबसे पहले, तो आपको समझ आएगा कि हम कहाँ से स्ट्रक्चर को देख रहे हैं. तो हमने ये पढ़ा था कि जब स्पर्म डक्ट, कौन सी, ये वाली जो डक्ट्स हैं, ठीक है, ये जो डक्ट्स हैं जो टेस्टिस को से निकलती हैं, तो ये जो डक्ट्स है ना ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे मिलती हैं. तो कहाँ पर मिलती हैं? ये फर्दर ऐसे मूव करती हैं और यूरिनरी ब्लैडर के पीछे मिलती हैं. यही पढ़ा था ना. तो हम बेसिकली तो हमने पढ़ा था कि ये जो स्पर्म डक्ट्स है ना ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे मिलती हैं. तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम इस स्ट्रक्चर को आगे से नहीं पीछे की तरफ से देख रहे हैं, बैक साइड से देख रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सेमाइनल वेसिकल है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट these accessory glands as of now. So they are the lobulated glands which are located behind the surface of the urinary bladder. तो ये urinary bladder के पीछे होते हैं and rectum. ठीक है. Now they are a duct from each of the seminal vesicle join the corresponding sperm duct just before it unites urethra. तो urethra कौन सा स्ट्रक्चर है? ये वाला स्ट्रक्चर है urethra. ठीक है, ये वाला जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सो दिस इज द यूरेथ्रा. तो इससे पहले कि जो दोनों स्पर्म डक्ट्स हैं वो यूरेथ्रा में एंटर हो, यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो दोनों हमारे एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, मतलब बेसिकली ये जो पेयर ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड है ये अपनी सिक्रीशंस पोर कर देते हैं इनटू द सेमाइनल वेसिकल. ठीक है, इतना बात समझ आया? तो इतनी बात हमें समझ आ गई. अब देखते हैं कि इन सिक्रीशंस का मतलब क्या है. तो
तो अब ये जो सिक्रीशंस हैं दे सर्व एज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म। तो देखो स्पर्म्स यहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं लेकिन स्टिल दे हैव अ लॉन्ग वे टू ट्रैवल, राइट। तो इनको फर्टिलाइजेशन करनी है, दे हैव टू ट्रैवल टिल द फेलोपियन ट्यूब इन फीमेल्स। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है इनका ट्रांसपोर्टेशन। तो इनकी ट्रांसपोर्टेशन का जो मीडियम है दैट इज थ्रू ये जो पूरा मीडियम है ना, इसको बनाने में कौन हेल्प करता है? द सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि स्पर्म्स को अगर हम देखें ना, सो स्पर्म्स आर बेसिकली दे आर वेरी स्लगिश। बेसिकली वो ना बड़े ही ज़्यादा लेजी होते हैं, ठीक है। लेकिन जब इनमें सिक्रीशन आ जाती है, किसकी सिक्रीशन? सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल, तो ये क्या हो जाते हैं? दे बिकम एक्टिव, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द सिक्रीशन ऑफ द सेमाइनल वेसिकल। अब इसके बाद हम देखें, सो द नेक्स्ट ग्लैंड, द नेक्स्ट एक्सेसरी ग्लैंड दैट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो हम कौन सी ग्लैंड की, कौन से स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? इस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बाइलोब्ड है, मतलब इसमें 2 लोब्स हैं एंड दे आर विच सराउंड्स द यूरेथ्रा क्लोज टू इट्स ओरिजिन फ्रॉम द ब्लैडर। तो यूरेथ्रा के, ये यूरेथ्रा है ना, दिस स्ट्रक्चर इज द यूरेथ्रा। तो ये यूरेथ्रा के ना पास में होते हैं, पास जैसे होते हैं, ठीक है। सो दे पोर द अल्कलाइन सिक्रीशन इनटू द सेमन एज इट पासेस थ्रू द यूरेथ्रा। तो ये क्या करते हैं? इनका काम क्या है? इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है कुछ अल्कलाइन सिक्रीशन डाल देना। अब क्या हुआ कि पहले क्या थे? पहले सिर्फ स्पर्म्स थे, ठीक है। इनमें क्या आ गया? सेमाइनल वेसिकल की सिक्रीशन आ गई। तो अब हमने इस पूरे ये जो मिक्सचर बन गया ना, इसको हमने क्या नाम दिया है? इसको हमने नाम दिया है सेमन, ठीक है। अब इसी सेमन में कुछ और सिक्रीशन आ गई। किसकी सिक्रीशन आई है? अब आई है इसमें सिक्रीशन प्रोस्टेट ग्लैंड की। ये कैसी सिक्रीशन है? ये अल्कलाइन सिक्रीशन है। अब इस अल्कलाइन सिक्रीशन का मतलब क्या है? सेमाइनल वेसिकल का तो हमें पता है कि वो एक मीडियम दे रही है स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करने का, राइट। लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड में अल्कलाइन सिक्रीशन क्या करेगी? अब देखो, ये जो पूरा का पूरा सिक्रीशन है ना, ये जो स्पर्म है, ये जो पूरा पूरा मिक्सचर है ना, ये कहाँ जाएगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, जो कि क्या होता है, वो जो एनवायरमेंट होता है वेजाइनल एनवायरमेंट दैट इज लिटिल एसिडिक। तो उन एसिडिक कंडीशंस को अल्कलाइन बनाने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, यहाँ पर मेल्स की बॉडी में ही एक ग्लैंड है जो अल्कलाइन सिक्रीशन डाल देगा, ताकि जब एसिडिक कंडीशंस आए तो वो सिचुएशन न्यूट्रलाइज हो जाए और स्पर्म्स के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो स्पर्म्स का जिंदा अगर उनको रहना है तो दे नीड अ न्यूट्रल काइंड ऑफ अ कंडीशन। एसिडिक कंडीशंस में स्पर्म्स क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो दिस न्यूट्रलाइजेस द एसिड्स इन द फीमेल्स वजाइना। क्लियर? तो इतनी बात समझ आ गई। तो फंक्शन समझ आ गया ना प्रोस्टेट ग्लैंड का। अब आता है, देखो अभी तक भी स्पर्म है, अब सेमाइनल वेसिकल की सिक्रीशन और प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो अभी ये जो पूरा मिक्सचर चल रहा है ना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? सो दिस इज सेमन, ठीक है। अब इसी के अंदर एक कुछ और ऐड होने वाला है, दैट इज द सिक्रीशन फ्रॉम द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। रिमेंबर, इसका एक और नाम है, दैट इज द कॉपर्स ग्लैंड, राइट। तो ये कुछ छोटे छोटे ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, या इनको हम स्मॉल ओवियोइड ग्लैंड्स भी बुला सकते हैं, विच ओपन इनटू द यूरेथ्रा जस्ट बिफोर दे एंटर द पेनिस। तो यूरेथ्रा में तो एंटर होने के बाद जब ये पेनिस में एंटर हो जाएगी यूरेथ्रा, उससे पहले ये सिक्रीशंस आ जाती हैं। और इसका क्या काम हुआ? अब इसका काम हुआ लुब्रिकेशन, ठीक है। तो बेसिकली अब सीमन है, तो ये क्या हुआ? इट इज स्पर्म्स जो टेस्टिस ने प्रोड्यूस किए थे, सेमाइनल वेसिकल की सिक्रीशन प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन प्लस बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन। तो ये अलग अलग सिक्रीशंस मिलके सेमन बनता है, ठीक है। तो सेमाइनल वेसिकल क्या करेंगे? वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे स्पर्म की, सेमाइनल वेसिकल की बेसिकली सिक्रीशन, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन क्या करेंगी? जो वेजाइनल एनवायरनमेंट है विच इज एसिडिक, उन कंडीशंस को न्यूट्रलाइज कर देंगी, ताकि स्पर्म्स जो हैं वो एक्टिव रह सकें, अलाइव रह सकें और वो फर्दर रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मूव कर सकें। देन फाइनली
जो लास्ट हमारा एक्सेसरी ग्लैंड है दैट इज द बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, उसका क्या काम है? उसका काम है लुब्रिकेशन करना, कि मतलब अब जो मूवमेंट है ना, पूरा ये जो पूरा मूवमेंट है इस सीमन का, ये एकदम स्मूथ होना चाहिए। तो साइड्स को लुब्रिकेट करने का और स्मूथ मूवमेंट में कौन हेल्प करेगा? सो दैट विल बी डन बाय द सिक्रीशन ऑफ द बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जल्दी से बोलो, तो मुझे पता है आप सबने बोल दिया है, दैट इज द कॉपर्स ग्लैंड। क्लियर? तो इतना सबको समझ आ गया? वेरी गुड। तो अब एक लास्ट स्ट्रक्चर जो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिस्कस करेंगे, दैट इज द पेनिस। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रक्चर। तो हम इस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट लाइज इन द फ्रंट ऑफ द स्क्रोटम। तो स्क्रोटम के आगे हमें क्या देखने को मिलता है? this structure that is penis, right? So it is cylindrical in shape and it serves as the passage for urine and semen. तो basically जो urine pass होता है that is also passed through penis, and the semen is what? Sperms plus the accessory glands की secretion, so that is also passed through this structure. Now it is highly vascular organ which has erectile tissues and the vascular spaces. तो ये बहुत ही ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो विच इज वेरी इरेक्टाइल, जो विच इज सराउंडेड बाय लॉट ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है। नाउ ड्यूरिंग द सेक्सुअल स्टिमुलेशन क्या होता है कि बहुत सारा ब्लड जो है वो फ्लो कर जाता है इनटू द वैस्कुलर स्पेसेस। तो पेनिस में क्या होते हैं? बहुत सारे वैस्कुलर स्पेसेस होते हैं, मतलब बहुत सारी वेसल्स होती हैं। कौन सी वेसल्स? ब्लड वेसल्स होती हैं। तो सेक्सुअल स्टिमुलेशन के टाइम पे बहुत सारा ब्लड फ्लो कर जाता है इनटू दीज वैस्कुलर स्पेसेस, जिसकी वजह से पेनिस जो है वो रिजिड हो जाता है और इरेक्ट हो जाता है। अब ये जो एक्सपेंशन होता है ना वैस्कुलर स्पेसेस का, इसकी वजह से वो वेन्स जो ब्लड बाहर लेकर जा रही हैं, अब देखो जो ब्लड फ्लो है ना, इट इज these vessels are connected to each and every organ, ताकि हर एक ऑर्गन को एनर्जी प्रोवाइड मिले और वहां से वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाहर निकलते रहें। तो यहाँ पर जो एक्सपेंशन होता है वैस्कुलर स्पेसेस का, उसकी वजह से वेन्स कंप्रेस हो जाती हैं और ब्लड ड्रेन नहीं होता है। तो ये जो सिचुएशन होती है इसे बोला जाता है इरेक्शन। क्लियर? समझ आ गया? तो अब हम डिस्कस करते हैं वो एक टर्म जो हम बार बार बोल रहे थे, दैट इज द सीमेन। सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ स्पर्म्स and the secretions from all the three accessory glands, that is the seminal vesicle, prostate gland and the corpus gland. तो ये क्या होता है? It is a milky fluid, एक fluid होता है जो कि milky in appearance होता है, मतलब whitish सा एक fluid होता है। और अगर एक टाइम पर एक मेल जो है वो कितना सीमन इजैक्यूलेट करता है, सो दैट इज 2 to 3 ml एक सिंगल इजैक्यूलेशन में, जिसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, मतलब 2 से 3 ml में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं। क्लियर? तो सोचो इन स्पर्म्स का स्ट्रक्चर कितना छोटा होगा, मतलब ये कितने ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होंगे, कितना छोटा सा एक स्पर्म होता होगा, एक मेल गैमेट कितना छोटा सा है, राइट? तो अब नेक्स्ट आते हैं हम इसी स्पर्म के स्ट्रक्चर पे, क्योंकि हम मेल गैमेट की बात कर रहे हैं, तो मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल गैमेट की बात तो हमें करनी चाहिए, है ना? तो अभी तक जितना हमने किया है सारे एक्सेसरी ग्लैंड्स आपको समझ आए होंगे, राइट? तो इनको बस एक बार ना SPB करके एक बार रिवाइज कर लेना, तो तीनों का फंक्शन एक बार देख लेना, कभी भी नहीं भूलोगे। द नेक्स्ट कम्स इज द स्पर्म। तो ये है स्पर्म जिसके हम पार्ट्स को लेबल करेंगे। तो देखो सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम सिंपली क्या बोलते हैं? हेड। ये जो बीच में हमें दिखाई दे रहा है हम इसको बोलते हैं मिडल पीस, एंड फाइनली ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज टेल। तो टेल का तो ना सीधा सीधा काम है, क्या काम है टेल का? मूवमेंट। टेल का काम है स्पर्म्स की मूवमेंट। देखो स्पर्म क्या है? स्पर्म एक मोटाइल, यहाँ पर लिखती हूँ, ऊपर नहीं दिखाई दे रहा। सो दिस इज अ मोटाइल गैमीट, एक ऐसा गैमीट है जो एक जगह से दूसरी जगह को मूव करता है। तो किसकी हेल्प से मूव करता है? इस टेल की हेल्प से, राइट? अब मिडल पीस में आप ये स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, है ना? कुछ ऐसा ही है। सो दिस इज व्हाट? दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया मतलब जस्ट रिकॉल, हमने सेल में क्या पढ़ा था? हम पढ़ते हैं कि एक सेल होता है ना, उसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे हम क्या बुलाते हैं?
पावर हाउस ऑफ द सेल, तो मतलब वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है एक सेल के लिए, राइट। तो सबको एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो वैसे ही स्पर्म के केस में ये जो एनर्जी है ये कहाँ से आती है, मिडल पीस से, क्योंकि मिडल पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। देन द नेक्स्ट कम्स इज दिस हेड पोर्शन। तो हेड पोर्शन में अगर हम सबसे पहले ये वाला एक स्ट्रक्चर देखें, सो दिस इज कॉल्ड एज एक्रोसोम, और फिर ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में तो सीधी सीधी बात है, न्यूक्लियस में क्या होगा, जेनेटिक मटीरियल, ठीक है, न्यूक्लियस में होगा जेनेटिक मटीरियल, राइट। और एक्रोसोम में क्या होता है, यहां पर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्लियर। तो मैं माइटोकॉन्ड्रिया के आगे एटीपी भी लिख देती हूं। क्लियर। तो इतना समझ आ गया, जब फर्टिलाइजेशन होनी है, जब स्पर्म ने एंटर करना है इनटू द फीमेल गैमेट, तो उस टाइम जो रिएक्शंस हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हैं, वो कौन इनिशिएट करता है, सो दैट इज द एक्रोसोम के अंदर जो केमिकल्स होते हैं। अब हम अगर फर्दर मूव करें तो सबसे पहले स्पर्म के स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा, एक्रोसोम कौन सा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। सो इट इज द टॉप हेड ऑफ द स्पर्म विच सिक्रीट्स एन एंजाइम hyaluronidase which facilitates the entry of sperm into the egg by dissolving the wall of the ovum। तो आप ये पिक्चर देख रहे हो, सो दिस इज ओवम। अब देखो यहाँ पीछे भी अगर आप देखोगे ना, बहुत सारे स्पर्म्स हैं जो जिन्होंने अटैक करके रखा है इस एग को, लेकिन सिर्फ एक ही स्पर्म है जो फर्टिलाइज करेगा एग को, ठीक है। तो जैसे ही एग के सरफेस के ऊपर ये एक स्पर्म आएगा और यहाँ पर केमिकल रिलीज होंगे फ्रॉम द एक्रोसोम, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाएगी। बेसिकली यहाँ पर जो एग की वॉल है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी एंड फाइनली दिस न्यूक्लियस विल एंटर इनटू द एग। क्लियर, समझ आ गया एक्रोसोम का फंक्शन। द नेक्स्ट कम्स इज द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस एक वो स्ट्रक्चर है जहां पर जेनेटिक मटेरियल है। अब इन केस ऑफ स्पर्म दिस न्यूक्लियस इट कैन बी एक्स एंड इट कैन हैव एक्स क्रोमोसोम और द वाई क्रोमोसोम। अब मान लो एक एक्स क्रोमोसोम वाले न्यूक्लियस ने, एक स्पर्म ने क्या किया, फर्टिलाइज कर दिया एक एग को। तो एग में तो एक्स ही क्रोमोसोम होता है, सो इन दैट केस 44 प्लस एक्स एक्स विल बी प्रोड्यूस्ड, विच मीन्स अ गर्ल विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, एक गर्ल बेबी आएगा, राइट। अब अगर मान लो कि जो स्पर्म था उसमें वाई क्रोमोसोम था, ठीक है, तो उसने किसको फर्टिलाइज किया, एक एग को, और एग में कौन सा सेक्स क्रोमोसोम होता है, दैट इज एक्स, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है लोअर क्लासेस में, ओके। सो इन दैट केस इट विल बी 44 प्लस एक्स वाई। सो इन दिस केस the baby that will be produced will be a boy, right? So it depends on the sperm कि कौन सा sperm आके egg को fertilize कर रहा है, उसके basis पर ही क्या होता है, decide होता है baby का sex, ठीक है। सो क्या वो मेल होगा या फीमेल होगी, दैट डिपेंड्स ऑन द स्पर्म विच फर्टिलाइजेस द एग। क्लियर। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको समझ आया। आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसका काम है एनर्जी प्रोवाइड करना। क्यों, क्योंकि देखो एनर्जी तो उसको चाहिए, उसको एग को भी फर्टिलाइज करना है और उससे पहले पूरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक उसको घूम के आना है, राइट। तो उसके लिए एनर्जी कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया देगा। अब अगर हम स्पर्म की बात करें ना, तो स्पर्म जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर करते हैं तो सिर्फ कुछ दिन के लिए वो जिंदा रहते हैं, ठीक है। उसमें से भी हार्डली 1 या 2 दिन ऐसे होते हैं जब उनमें फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है। तो मान लो कि 5 दिन के लिए एक स्पर्म जो है वो जिंदा रह गया इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, बट इन 5 दिन में से सिर्फ 1 या 2 दिन ऐसे होंगे जब उनमें फर्टिलाइजेशन की कैपेबिलिटी होगी, ठीक है। तो दे रिमेन अलाइव
इन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक फॉर लॉन्गर टाइम, लेकिन रिप्रोडक्शन की फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी 1 या 2 दिन के लिए ही लिमिटेड होती है। क्लियर? तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इज द कोर्स ऑफ द स्पर्म। ठीक है, अब हमने स्पर्म के बारे में पढ़ लिया, हमने मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक पढ़ लिया। अब ये तो पता होना चाहिए ना, एक बार क्विक रिकैप तो हो जाना चाहिए कि कहाँ कहाँ से मूव करते हैं। तो चलो शुरू करो, रफ नोटबुक लो और एक पेंसिल लो और लिखना शुरू करो मेरे साथ। तो सबसे पहले स्पर्म्स बनते कहाँ हैं? टेस्टिस में। वेरी गुड आंसर। टेस्टिस में कहाँ पर बनते हैं? जल्दी से, एस से नाम शुरू हो रहा था, क्या था वो? इट वॉज सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, राइट? तो वहां पर बन रहे थे। अब उसके बाद ये कहाँ जा रहे थे? तो देखो वो एक मैगी टाइप स्ट्रक्चर था। उसके बाद क्या आई थी? उसके बाद आई थी बहुत सारे नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स थे। कौन कौन से थे? जस्ट रिकॉल। एक तो था जिसे हमने बोला था स्ट्रेट टिब्यूल, ठीक है, फॉर टिब्यूल आई एम जस्ट राइटिंग टी। और एक क्या था उसके बाद? रेटे टेस्टीज, रिमेंबर? ठीक है, एक स्ट्रेट सी डक्ट थी, फिर उसके बाद एक ऐसा सा स्ट्रक्चर था, ठीक है, एक मेश जैसा, एक नेट जैसा स्ट्रक्चर था। सो दिस इज द नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स। फ्रॉम नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स इट गोज इनटू द इफरेंट डक्ट्स। तो इफरेंट डक्ट में चला गया। इफरेंट डक्ट से दे विल एंटर इनटू अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पर स्पर्म स्टोर होंगे और वहां पर वो फर्दर मैच्योर होंगे। कौन सा पार्ट था वो? जल्दी से बताओ। एपिडिडाइमिस। तो आई होप आप सब ने मुझसे पहले ये पूरा पैसेज लिखा होगा जहां से स्पर्म्स ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप वही हेड, मिडल पार्ट एंड द हाइंड पार्ट और द टेल ऑफ द स्पर्म आप लिख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद एपिडिडाइमिस के बाद वो कहाँ जाएंगे? वो चले जाएंगे इनटू द स्पर्म डक्ट, और इसे हम एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज द वास differencer, and from sperm duct they will enter into the urethra, and from urethra they will be thrown out of the male reproductive body, male reproductive part या फिर male body. Clear? So this is the entire course of the sperm, right? अब जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है? वो है एक क्वेश्चन, जहां पर हम एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे। अब देखो हमने कोर्स ऑफ स्पर्म डिस्कस किया, अब आप मुझे आंसर दो। राइट द करेक्ट रूट that a sperm follows when it leaves the testes in the mammals। तो एक बार टेस्टिस से बाहर निकल गए तो बेसिकली टेस्टिस के बाहर वो क्या क्या कहाँ से जाते हैं वो बताना है। सो टेस्टिस क्या थी? एक ऐसे ओवल शेप स्ट्रक्चर थी जिसके बाहर ये कैप थी, राइट? तो इसका मतलब है कि जैसे ही यहाँ से निकले वैसे ही कहाँ गए? एपिडिडाइमिस में। तो सबसे पहले तो भाई एपिडिडाइमिस होना चाहिए था, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गई। अब एपिडिडाइमिस के बाद क्या होता है? यहाँ पर एक डक्ट होती है, एक ट्यूब होती है। ये ट्यूब कौन सी होती है? स्पर्म डक्ट या फिर वास डिफरेंसर। तो देखो यहाँ पर लिखा है, वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि सी भी गलत है, सिर्फ डी ही सही है। फिर यहाँ से स्पर्म डक्ट के बाद दे विल एंटर इनटू द यूरेथ्रा। क्लियर? तो क्या आपका आंसर सही था? जैसे मैंने लिखा कि आपका आंसर भी वही था, क्योंकि मैं तो एक्सप्लेन कर रही थी लेकिन आपने तो फटाफट से ऑप्शंस देखी होंगी और आंसर किया होगा, है ना? तो चलो आगे बढ़े। ओके, सो नाउ वी विल बी डूइंग a quick recap of the components of the male reproductive system। तो सबसे पहले आती हैं testes, then ducts। तो testes is the primary reproductive gland। कौन सा gland है? primary reproductive, ठीक है। I am writing it in short, primary not duct but a primary reproductive gland। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है सेमिनिफेरस, जहां पर स्पर्म्स की प्रोडक्शन हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रही है स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके बाद आते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, जहां पर मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है। कौन सा है मेल सेक्स हार्मोन? सो दैट इज द टेस्टोस्टेरोन। तो इन्हीं इंटरस्टिशियल सेल्स को हमने एक और नाम दिया था। कौन सा था वो? लेडिग सेल्स। क्लियर हो गया? रिकॉल। आगे बढ़े डक्ट्स की तरफ। अब डक्ट बेसिकली क्या है? डक्ट्स क्या है? डक्ट्स हैं ट्यूब्स, जो कि जब मेल गैमीट बन गया, अब इसको ट्रैवल भी तो कराना है ना, तो वो कहाँ से होगा? वो इन डक्ट्स के थ्रू होगा। तो सबसे पहले आता है
एपिडिडाइमिस, ठीक है, जहां पर टेम्परेरीली मेल गैमीट स्टोर होगा और मेच्योर होगा और केपेबल हो जाएगा मूव करने के. देन द नेक्स्ट इज द sperm duct or the vas differencer which is connected to the epididymis. The next one is the ejaculatory duct, right, or the urethra, correct. The next comes is the accessory glands. तो accessory glands कितने हैं? 3 हैं. कौन से हैं? SPB. So that is the seminal vesicle, जिनका क्या काम था? रिकॉल करो, seminal vesicle का क्या काम था? तो आप ही बताओगे मुझे, मैं नहीं बताने वाली, ठीक है. देन प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. तो देखो, सबसे पहले एसपीबी, इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना. अगर आपने सीक्वेंस को गड़बड़ किया तो हो सकता है कि आप लेबलिंग में भी गड़बड़ कर दो. हो सकता है सिर्फ ये आए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रॉ करो और उसके तीनों ग्लैंड्स लिखो और उनके फंक्शंस लिखो. तो सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सीक्वेंस में याद है तो ऊपर से नीचे की तरफ है, तो वो आप भूलोगे नहीं. क्लियर. तो चलो, आपने बताया मुझे कि इन ग्लैंड्स के क्या फंक्शन है. तो सबसे पहले आता है सेमाइनल वेसिकल, ठीक है. तो सेमाइनल वेसिकल का क्या काम है? सेमाइनल वेसिकल कुछ ऐसी सिक्रीशंस डाल देता है जिसकी वजह से स्पर्म्स जो है ना वो थोड़े एक्टिव हो जाते हैं. तो आपने मुझे बता दिया ना अभी तक, तो आपने फटाफट से तीनों नाम ले दिए होंगे और आपने फंक्शंस भी बता दिए होंगे. तो सेमाइनल वेसिकल है फर्स्ट. सेमाइनल वेसिकल का क्या काम है? स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करना. इनका काम है स्पर्म्स जो कि बहुत ही ऐसे लेजी से थे उनको एक्टिव करना अपनी सिक्रीशन से, ठीक है. देन कम्स द प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसका काम है कुछ अल्कलाइन सिक्रीशन डाल देना इनटू द सीमन, सो दैट जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मेल गैमीट जाए तो वो मर ना जाए. सो दैट न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, बेसिकली द वजाइना. द नेक्स्ट इज द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिनको कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं. और इनका काम क्या है? इनका काम है लुब्रिकेशन, राइट. तो चलो आगे चलते हैं. देयर आर सर्टेन सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स दैट वी सी इन अ मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. सो द फर्स्ट वन इज the only one is the penis, which helps in the transfer of the male gamete into the female gamete, into the female reproductive tract, right. So this is the supporting structure. So I hope सब कुछ जितना हमने आज डिस्कस किया वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडे सेशन एंड आई होप जितना भी हमने डिस्कस किया वो आपको हुआ होगा एकदम क्रिस्टल क्लियर. सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस चैप्टर एंड टिल देन जस्ट रिवाइज इट. इफ यू हैव एनी डाउट्स, please ask your doubts on ask question section of learnohub.com and I will see you next time with the next session with some new topics. So till then, take care, and as you all know, Learnohub free है पर best है.